हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। और आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेन मेन हाईलाइटेड चीज़ों पर आपका ध्यान जाए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पॉइंट आता है कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज होती हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यानी कि ऐसी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए बनी हुई होती हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि टेक्नोलॉजिकली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीसिबल, यानी कि हम उसे ख़रीद सकते हैं या फिर हम आय लगाकर, या फिर आप कह सकते हो विद द रेस्पेक्ट ऑफ मनी, यानी कि पैसे से हम उसे ख़रीद सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया कि ये सबसे पहले रिसोर्सेज की बेसिक डेफिनेशन आपसे एक नंबर में पूछी जा सकती है कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं। रिसोर्सेज को क्लासीफाई करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज को दो टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरी हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिसे हम बायोस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं, बायोस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं, सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जैसे कि इंसान हो गए, पौधे हो गए और जानवर हो गए। ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज के केस में आता है या फिर उसके अंडर आता है। सेकंड आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज पे। अबायोटिक रिसोर्सेज ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हम उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि पत्थर हो गया या फिर मेटल हो गई, धातु हो गई, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि रिसोर्सेज कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकती हैं, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करा जाता है। पहली होती हैं आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरी होती हैं आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इनका क्या मतलब है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, फिजिकली या फिर केमिकल प्रोसेस से हम उसे रिन्यू कर सकते हैं विद अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसी रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, सोलर और विंड। सोलर और विंड क्या है, ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये ख़त्म नहीं होती कभी भी और इन्हें हम बार बार आराम से रिन्यू कर सकते हैं। फिर आती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जिन्हें बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं या फिर आप कह सकते हो लाखों साल भी लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो सकता है इसके अंदर, सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स एंड आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन होता है, डी डेड एंड डीकेइंग मैटर पे बनते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सालों तक हमें वेट करना पड़ता है इन रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर भी रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है। पहला, ऐसी रिसोर्सेज जो किसी भी इंडिविजुअल या किसी पर्सन के द्वारा ओन करी जाती हैं, उन्हें हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज यानी कि एक मेंबर जो होते हैं एक कम्युनिटी के, उन सभी लोगों के द्वारा जो रिसोर्सेज यूज़ करी जाती हैं या फिर उनके द्वारा जो एक्सेस करी जाती हैं, उन्हें हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल एंड बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया, यानी कि हमारे देश के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर जो भी रिसोर्सेज होती हैं जो उसके नेशनल, पॉलिटिकल और साथ ही साथ ओशियनिक एरियाज़ में क्या करी जाती है, यूटिलाइज करी जाती है सभी लोगों के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो कि बॉर्डर के बाहर वाली जो रिसोर्सेज होती हैं, और फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया है, इंडिया से बाहर कौन सी रिसोर्स है हमारे पास, इंडिया पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन जो है हमारा क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। ऐसे ही वाटर बॉडीज़ जैसे हो गई, तो ये क्या कैटेगरी में फॉल करती हैं, जो बॉर्डर के बाहर रिसोर्सेज हमारी हैं वो क्या हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में काउंट करी जाती हैं। उसके बाद आते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को चार पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के, यानी कि डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है। ऐसी रिसोर्सेज, ठीक है, जिन्हें यूटिलाइज तो नहीं करा गया है लेकिन
एक रीजन या फिर एक एरिया में पाई गई है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि उनका पोटेंशियल है कि हम उसे यूटिलाइज करके आगे अपनी मैन काइंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी आती है रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हम एक्सेस कर चुके हैं और जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे को मिल चुकी है और हम उसका यूटिलाइज करना शुरू कर चुके हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। फिर तीसरी कैटेगरी आती है materials in the environment which have potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these known as stock। तीसरी आती है स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो है मार्केट में या फिर एनवायरनमेंट में अवेलेबल तो हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें एक्सेस करने के लिए। तो उस टाइप की जो रिसोर्सेज होती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। फोर्थ है रिजर्व द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। अगेन वही चीज़ है कि जो स्टॉक है, यानी कि हमारे पास एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, यही जो है चार पार्ट्स में डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है उसको कोई हानि ना पहुँचे, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि डेवलपमेंट इस प्रकार से करा जाना चाहिए कि आज वाली जनरेशन सेटिस्फाई हो जाए और फ्यूचर वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हम कोई ऐसा काम ना करें कि उन्हें नुकसान हो आगे जाके। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करते हुए हमें ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स जो हैं वो भी पूरी हो सकें और उनका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्लानिंग बनाई गई है, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रैटेजी बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। जून 1992 में 100 से ज़्यादा स्टेट के जो लोग थे या फिर 100 से ज़्यादा स्टेट के जो हेड थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, 100 से ज़्यादा स्टेट के जो हेड थे 1992 जून में कहाँ पर मिले मिले थे? ब्राज़ील में एक समिट हुआ था जिसका नाम था रियो डे जनेरियो समिट। क्या बोलते हैं इसे? रियो डे जनेरियो समिट हुआ था ब्राज़ील के अंदर। इस समिट के अंदर क्या हुआ था कि जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करी गई थी कि उसका सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जा सकता है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। तो यहाँ पर एक एजेंडा 21 जो है अपनाया गया था, और ये एजेंडा क्या कहता है? इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि ये एजेंडा लॉन्च किया गया था ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, गरीबी कम करी जा सके, बीमारियाँ हटाई जा सकें, ताकि देश के सारे देश मिलकर ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि सब मिलजुल कर जो है क्या कर सकें, एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकें, गरीबी मिटा सकें और साथ ही साथ बीमारियों का भी ध्यान रख सकें। ठीक है, और ये सब क्या होगा, ग्लोबल कोऑपरेशन से होगा जब सारे देश आपस में इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी इज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी इज़ ग्रीड, यानी कि महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट कही थी कि हमारे एनवायरनमेंट में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इतनी अवेलेबल हैं कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये मैप दे रखा है आपसे कि एक परसेंटेज दे रखा है वेस्टलैंड का 2000 साल के अंदर। फॉरेस्ट जो डिग्रेड हुआ है 28% है, वाटर इरोडेड एरिया 56% है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करा गया है कि एरिया कौन सा है, प्लेन्स का है, माउंटेन्स का है या फिर प्लेट्यूज का है। आगे चलते हैं अब लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि जो ज़मीन बंजर हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसके चार कारण हैं। सबसे पहला है माइनिंग, दूसरा है ओवरगेजिंग, तीसरा है ओवर इरीगेशन, चौथा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और फिर है डिफॉरेस्टेशन। और लैंड डिफॉरेस्टेशन या फिर कह सकते हो आप डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जा सकता है, लैंड कंजर्वेशन से। उसके कौन कौन से तरीके हैं? अफॉरेस्टेशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग है, कंट्रोल ऑन माइनिंग है, शेल्टर बेड्स लगाई जा सकती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है इंडस्ट्रियल वाटर का। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो इनको पॉइंट बनाकर आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, टेक्सचर और एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर आपको सॉइल दी जाएगी एग्जामिनेशन के अंदर, उसको क्लासीफाई करने के लिए बोलेगा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से बोलेगा, थिकनेस टेक्सचर के बारे में बोलेगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछेगा आपसे। पहली टाइप की सॉइल आती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल टू टाइप, खादर एंड बांगर। यानी कि एलुवियल सॉइल जो है दो टाइप की होती है, पहली होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। कहाँ पर फॉर्म होती है? हैव बीन डिपॉजिट बाय 3 हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि 3 हिमालयन रिवर सिस्टम मिलकर इस एलुवियल सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो करती हैं। इंदस, नाम क्या है? इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, तीनों जो रिवर सिस्टम्स हैं वो मिलकर इस सॉइल की फॉर्मेशन करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? एंटायर नॉर्थन प्लेन। कहाँ पर है एंटायर नॉर्थन प्लेन? जो कि कहाँ पर एक्सटेंड करता है? राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इस वाली सॉइल की? कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, यानी कि इसको फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। मेजर क्रॉप्स, इस सॉइल के ऊपर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? वीट उगाई जाती है, पैडी उगाई जाती है, शुगर केन, सीरियल्स और पल्सेस। ये सारी आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन के अंदर। पहले याद रखना है एलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है, खादर और भांगर, और 3 हिमालयन रिवर सिस्टम से मिलकर बनती हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, जो कि राजस्थान और गुजरात में एक्सटेंड करता है या फिर फैला हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं इस पे? वीट, पैडी, शुगर केन, सीरियल और पर्सेस। उसके बाद आते हैं फिर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रीगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीगर। और फॉर्मेशन कैसी होती है? कैसे होती है? डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है, अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल। ठीक है, रॉक मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद कहाँ पर फैली हुई है ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल? महाराष्ट्र के प्लेट्यूज पर, सौराष्ट्र, मलबा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इसकी क्या है? इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसका क्लेई मटेरियल होता है और ये मॉइस्चर यानी कि नमी को होल्ड कर पाती है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस कंटेंट कम होता है। डेवलप, और गर्मी के सीज़न में ये क्या करती है? क्रैक हो जाते हैं। गर्मी के सीज़न में क्या होता है? ब्लैक सॉइल क्या हो जाती है? क्रैक हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पुअर फॉस्फोरिक कंटेंट होता है। कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं इसके ऊपर? कॉटन, टोबैको, ऑयल सीड्स और शुगर केन, ये सारी क्रॉप्स आपकी उगाई जाती हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर। फिर उसके बाद रेड और येलो सॉइल आती है। रेड और येलो सॉइल कहाँ पर बनती है? कैसे बनती है? फॉर्मेशन कैसे होती है? ड्यू टू वेदर कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की जो वेदर कंडीशंस होती है, जब मौसम बदलता है तो आपको पता है, एक बारी गर्मी होती है, एक बारी उसके बाद ठंड पड़ती है एकदम से, तो रॉक क्या होती है? चटक जाती है और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है? रेड और येलो सॉइल है। कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और गंगा प्लेन के साउदर्न पार्ट्स में पाई जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? रेड कलर की होती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, यानी कि रेड कलर की होती है। रेड कलर किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, आयोड्स येलो कलर वैन इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि इसमें जब पानी चला जाता है तभी ये किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो कॉटन, पल्सेस, माइलेट्स और टोबैको, ये सारी क्रॉप्स जो हैं इसमें उगाई जाती हैं। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लेटराइट सॉइल पे। लेटराइट सॉइल कहाँ पर पाई जाती, कैसे फॉर्मेशन होती है लेटराइट सॉइल की? रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, यानी कि हैवी रेन की वजह से क्या होता है? इसकी लीचिंग प्रोसेस होती है ज़मीन के अंदर। डेवलप्स इन एरियाज़ विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेन, यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे कि जगह कौन कौन सी है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा और असम के जो हिली एरियाज़ हैं, जो माउंटेन वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लो ह्यूमस कंटेंट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र का डोज होता है। उसके बाद क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती हैं इसमें? टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट। टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखने को बोलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेगा, कैसे फॉर्मेशन होती है वो बोलेगा, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये बोलेगा, कौन कौन सी क्रॉप्स उस पर उगाई जाती हैं ये बोलेगा। उसके बाद आती हैं एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती हैं? फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक सैंड, यानी कि रॉक सैंड की जो वेदरिंग होती है, मैंने दोबारा से बताया आपको कि मौसम ठंडा गर्म होने की वजह से क्या होता है? रॉक चटक जाती है और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि राजस्थान हो गया, नॉर्थन गुजरात हो गया,
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? रेड टू ब्राउन कलर होती है, कलर में, सैंडी होती है टेक्सचर में यानी कि रेतीली होती है, सैलाइन होती है, बेसिक नेचर होता है इसका, और प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये जो है कल्टिवेबल होती है यानी कि इस पर हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। और कौन कौन सी क्रॉप्स उगा सकते हैं? माइलेट्स, मेज़ और बार्ली। फिर आती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल या फिर इसे माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन होती है मैकेनिकल वेदरिंग के द्वारा, अगेन स्नो सेन एंड टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग इसकी भी वेदरिंग ऐसी ही होती है। उसके बाद कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश के रीजन में पाई जाती है, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लोमी होती है और सिल्टी होती है वैली साइड्स में, और अपर स्लोप्स वाले एरिया जो ढलान वाले एरिया होते हैं वहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है। और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं इस पर? फ्रूट्स, स्पाइसेस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दे रखा है कि जो सॉइल इरोजन होता है और उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। देखो भाई, सॉइल इरोजन जो होता है, सबसे पहले क्या होता है सॉइल इरोजन का मतलब समझ लो। द डी न्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि जब मिट्टी एकदम से, जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता है तो मिट्टी क्या होती है, एक जगह से खिसक जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे एरिया में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा जो पशु होते हैं उन्हें चराने की वजह से, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी हवा चलने की वजह से, पानी की वजह से, रॉन्ग वे ऑफ प्लोइंग यानी कि जो फावड़ा लेके खोदा जाता है मिट्टी को उसकी वजह से भी हो जाती है, विंड ब्लोज यानी कि हवा जब ज़्यादा तेज़ चलती है उसकी वजह से भी हो जाता है। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं? सॉल्यूशन भी पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में और कॉजेज़ भी पूछेगा, पूछ सकता है, आपको पढ़ के जाना है। सॉल्यूशन क्या है? प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स, काउंटर लाइन के अलोंग यानी कि सटाकर उसकी जो खेती है वो करी जानी चाहिए। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, टेरेस बनाने देनी चाहिए। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स के बीच में स्ट्राइप्स यानी कि लाइनें बना देनी चाहिए जिससे कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, यानी कि शेल्टर बनाने के लिए लाइन्स बनानी चाहिए पेड़ों की। अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जो पशुओं को चराना है वो कंट्रोल में करना चाहिए, इससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, लैंड कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? नेट सोन एरिया। ठीक है, द जोग्राफिकल प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस इकोनॉमिकल पर्पसेस। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है हम इसे इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं लैंड को। नेट सोन एरिया, it is total area sown with crops with orchards. It represent the area in which total crops are grown only once a year. नेट सोन एरिया का मतलब होता है कि जितनी भी टोटल क्रॉप्स एक साल में उगाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। फैलो लैंड्स क्या होता है? करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर। फैलो लैंड्स का मतलब होता है जिन्हें एक या एक से कम साल में उनके ऊपर कोई खेती नहीं करी गई, उसे क्या बोलेंगे? फैलो लैंड्स बोलेंगे। फिर आता है अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी खेती नहीं हो रही उसे हम अनकल्टिवेटेड लैंड बोलेंगे। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, या फिर इसे हम वेस्ट लैंड भी बोल सकते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो जिसे जो कल्टीवेशन के लिए या फिर खेती के लिए आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कल्टीवेशन के लिए जो क्रॉप्स उगाने के लिए बेकार लैंड है उसे हम क्या बोलेंगे? बैरन, बंजर। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, या फिर जिस लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स या रोड्स या इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, उस वो क्या हो जाता है? अनकल्टिवेबल हो जाता है, या फिर जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है? एक लार्ज एरिया होता है जिसके अंदर आपको पता है सारे पेड़ वगैरह जो है जंगलों में ही पाए जाते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, की टर्म्स ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पर आपके कुछ टर्म्स हैं। पहला दे रखा है पिडमोंट जोन। पिडमोंट जोन क्या होता है? पिडमोंट जोन एक एरिया होता है एट द बेस ऑफ माउंटेन और माउंटेन रेंज, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन है, माउंटेन रेंज का जो ये जो बेस एरिया है, ठीक है, उसे पिडमोंट जोन बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट मीन्स द एरिया लाइंग एट द फुट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि जो यहाँ पर जो एरिया होता है उसे हम पिडमोंट जोन बोलेंगे। डक्कन ट्रैप रीजन, द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज नोन एज डक्कन ट्रैप, यानी कि जो ब्लैक सॉइल एरिया होता है पेनिनसुलर प्लेटू का उसे हम डक्कन ट्रैप बोलते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है? लावा सॉइल्स के द्वारा फॉर्म होता है विच इज़ वेरी फर्टाइल, जो बहुत ही फर्टाइल होती है और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है।
फिर आती है डुआर्स, चाओज एंड तेराई। डुआर्स आर द फ्लड प्लेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, यानी कि ये क्या होती है, फ्लड प्लेन्स होती हैं ईस्टर्न हिमालयाज की, जो कि नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में होती है इंडिया के, भूटान के अराउंड। चौस क्या होता है, द साउथर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो साउदर्न स्लोप्स होती हैं, जो ढलान होती है किसकी, शिवालिक रेंज ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर, हाईली डिसेक्टेड और सीजनली स्ट्रीम्स, यानी कि जो सिर्फ क्या कह सकते हो आपकी सीजनल एरियाज़ के अंदर साउदर्न स्लोप्स फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चौस बोलते हैं। तेराई, तेराई क्या होती है, एक बेल्ट होती है मार्शी लैंड की एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय इन द नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडिया में जो फुट हिल्स होती हैं हिमालयाज़ की, उसका जो मार्शी रीजन होता है जहाँ पर क्रॉप्स को उगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तेराई बोलते हैं। अब आगे आते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन मैंने बताया आपको डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि डैमेजिंग एनवायरनमेंट को ना हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई किया जाए और उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। रिसोर्स प्लानिंग अगेन आपको समझ में आ गया। टेक्निक्स या फिर जो स्किल्स इस्तेमाल करी जाती हैं ताकि हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ, उसे रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अगेन मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेज का, कैसे भी करके जो है रिसोर्सेज को बचाना है टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल एंड एस्पिरेशंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ऐसे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। अफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को हम क्या बोलते हैं, अफॉरेस्टेशन। अलूवियल प्लेन अ लेवल ट्रैक्ट ऑफ लैंड मेड अप ऑफ अलूवियल और फाइन रॉक मटेरियल्स बॉट बाय डाउन बाय रिवर, यानी कि अगेन यानी कि जो रिवर होती है, रिवर के ज़रिए जो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाती है नीचे आकर, उसे हम क्या बोलते हैं, एलुवियल प्लेन बोलते हैं। एरेबल लैंड, लैंड करंटली प्लोड एंड कल्टिवेटेड विद क्रॉप्स इज कॉल्ड अ कल्टिवेबल लैंड। एरेबल लैंड भी बोलते हैं जिसे जिस जो एरिया क्रॉप्स को उगाने के लिए सफिशिएंट है, या फिर आप कह सकते हो कि वो फेवरेबल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड बोलते हैं। बंगार, बंगार क्या होता है, द ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट विच इज़ नॉट फर्टाइल। ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट जो फर्टाइल नहीं होता है, जो पुराना हो जाता है, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते या फिर क्रॉप्स को नहीं कल्टीवेट कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, बंगार बोलते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, खादर। खादर क्या होता है, द न्यू एलुवियम डिपॉजिट ड्यूरिंग फ्लड्स, यानी कि जब बाढ़ आती है तो उसके दौरान जो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम खादर बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि उपजाऊ होती है। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी कि जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाती है जाके, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो या फिर वो हवा की वजह से हो, पानी की वजह से हो, उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। नेट सोन एरिया, द लैंड दैट इज़ एक्चुअली पुट टू कल्टिवेशन, यानी कि ऐसा लैंड जो जिसे सही में जो है कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया। ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है, इट इंक्लूड्स नेट सोन एरिया एंड द एरिया कल्टिवेटेड मोर देन वंस, यानी कि जो एरिया कल्टीवेट हो रहा है और एक से ज़्यादा बार कल्टीवेट हो रहा है, उसे हम क्रॉस सोन एरिया में बोलते हैं, का नाम दिया गया है उसे। डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एरिया बिकम्स अ डेजर्ट, ऐसे प्रोसेस जिससे एक एरिया जो है डेजर्ट बन जाता है, उसे डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।